जो मैथ्स और रीजनिंग का निःशुल्क वीडियोज़ की जो श्रृंखला चल रही है उसमें 12वां वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स के विभिन्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, फॉर्म भरे जा रहे हैं सेना भर्ती रैली के। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। समझ आ गई बात? अभी से भर दें, क्यों लास्ट में वेबसाइट वगैरह ओवरलोड के कारण क्रैश हो जाती है, कई बार तो चलती नहीं वेबसाइट। तो अभी फॉर्म भर लें और किसी अनुभवी ई मित्र वाले से भरवाएं। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी ई मित्र वाला कोई सही जानकारी नहीं भरता है और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। पिछले कई सालों में ऐसा हुआ भी कई बच्चों का, तो ये थोड़ा ध्यान दें फॉर्म भरने का भी। अभी भरें, व्यवस्थित ई मित्र वाले से भरवाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, एक कार का मूल्य 50,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो गया तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले कितना परसेंट था, मतलब पहले कितना था कार का मूल्य? कार का मूल्य था पहले 50,000 रुपये। ठीक है, जो कि बढ़ के कितना हो गया बच्चों? 60,000। एक कार का मूल्य पहले कितना था? 50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, और कह रहा है कि वो मूल्य बढ़ा और कितना हो गया? 60,000। एक कार का मूल्य पहले 50,000 रुपये था जो कि बढ़कर 60,000 रुपये हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 50,000 से 60,000 हुआ, तो बढ़ोतरी तो कितने की हुई है? 10,000 की। ये तो हम घटा दो, 60,000 माइनस 10,000 करोगे, 60,000 माइनस ये 50,000 करोगे तो बढ़ोतरी तो कितने की हुई है? 10,000 की। भाई एक कार का मूल्य 50,000 है, वो बढ़ के 60,000 हो गया, तो 50,000 से 60,000 हुआ, बढ़ोतरी कितने की हुई है? 10,000 की। 60,000 माइनस 50,000। ठीक है, अब बढ़ोतरी का प्रतिशत निकालना है। भाई कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी का प्रतिशत निकालना है। हमें समझ आ रही बात है? तो बढ़ोतरी का प्रतिशत निकालते समय क्या कहते हैं? कितने की बढ़ोतरी हुई? 10,000 की। ठीक है, तो 10,000 लिख दिया, बटे सदैव पहले वाली संख्या बटे में लेते हैं। प्रतिशत निकालते समय ये चीज रट लें, ये चीज दिमाग में फिट रखें। प्रतिशत निकालते समय पहले वाली संख्या लेते हैं, बाद वाली लेते हैं बच्चों? पहले वाली, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी संख्या हो। प्रतिशत निकालते समय सदैव पहले वाली संख्या जो है वो ली जाती है। तो 50,000 से 60,000 हुई तो बढ़ोतरी कितने की हुई? 10,000 की। तो बढ़ोतरी का प्रतिशत निकालना है, तो कितने की बढ़ोतरी? 10,000 की, बटा पहले वाली संख्या। पहले वाली संख्या कितनी है भाई? 50,000। ठीक है, तो 10,000 बढ़ोतरी बटे पहले वाली संख्या 50,000 इंटू 100। अब इसको हल करते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो, 100 में 5 का भाग दिया, 20% बढ़ोतरी। तो बढ़ोतरी कितने परसेंट हुई बच्चों? 20%। कोई डाउट है? एक कार का मूल्य पहले 50,000 था, बढ़ के हो गया 60,000, तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 50 से 60 हुआ, 60,000 माइनस 50,000, 10,000 की। बढ़ोतरी का प्रतिशत पूछ रहा था, तो बढ़ोतरी कितनी है? 10,000 बटा प्रतिशत निकालते समय सदैव पहले वाली संख्या लेते हैं, तो बटे 50,000 इंटू 100। 4 जीरो से 4 जीरो चले गए, 5 का भाग 100 में दिया, 20% बढ़ोतरी हुई। और अगर ये कमी कहते था, मान लो कहता 50,000 है और रेट कम होके हो गई 40,000, तो कमी कितने की होती? वही 10,000, और कमी का प्रतिशत तो वही 10,000 बटा सदैव संख्या कौन सी लेनी? पहले वाली। प्रतिशत निकालते समय जैसे चाहे बढ़ोतरी कहे चाहे कम कहे, कुछ भी कहे, कमी या वृद्धि कितनी लो बटा पहले वाली संख्या कितनी वो ले लो। अपन समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अपॉन में पहले वाली संख्या ले लेनी है। कोई डाउट है इसमें बच्चों? चलें आगे। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं बच्चों। एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 40,000 है तो महिलाओं की संख्या कितनी? सुनो, बिल्कुल आसान सवाल है। पुरुषों का प्रतिशत कितना है बच्चों? 60%। तो महिलाएं कितनी होगी? प्रतिशत कितने में से होता है? 100 में से, तो 100 माइनस 60, महिलाएं कितने परसेंट होगी बच्चों? 40%। पुरुष 60% है तो महिलाएं कितनी होगी?
100 अगर किसी जनसंख्या है, पुरुष 60 है, महिलाएं कितनी होगी? 100 माइनस 60 बराबर कितनी हो जाएगी? 40। पुरुष अगर 60 है तो महिलाएं कितनी होगी? 40। ठीक है, चलो अब शहर की जनसंख्या कितनी है? शहर की जनसंख्या है 40,000। अब महिलाओं की संख्या पूछी है, तो महिलाओं की जनसंख्या क्या हो जाएगी? टोटल जनसंख्या कितनी है? 40,000। इसका कितना परसेंट लेंगे? महिलाएं कितना परसेंट है? 40%। भाई पुरुष 60% है तो महिलाएं कितनी? 40%। तो कुल जनसंख्या का 40% निकालेंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो शहर की जनसंख्या 40,000 है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं प्रतिशत 40%, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 40,000 का कितना प्रतिशत निकालोगे? 40%। तो 40,000 इंटू 40 प्रतिशत का चिन्ह, देखो का मतलब गुणा होता है, सदैव याद रखें, का मतलब गुणा। प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है तो चिन्ह हटा के बटे में 100 ले लेते हैं। प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है तो चिन्ह हटा के बटे में 100 ले लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, गुणा कर लो, 4 इंटू 4 16। ठीक है, और ये 3 जीरो तो 3000, तो ये हो गए 16,000। महिलाओं की संख्या कितनी है? 16,000। इसमें अगर पुरुषों की पूछे तो कुल जनसंख्या कितनी है? 40,000। उसमें से ये महिलाओं की संख्या 16,000 घटा दोगे तो 24,000 पुरुषों की जनसंख्या आपके आ जाएगी। क्या कोई डाउट है किसी को इसमें? समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? फिर बता देता हूं, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 60% पुरुष है, महिलाएं कितने परसेंट होगी? 40, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। शहर की जनसंख्या दे रखी है 40,000। ठीक, अब महिलाओं 40% है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? कुल जनसंख्या 40,000 है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 40%। तो 40,000 का 40% निकाल दो, तो 40,000 इंटू 40/100, 2 जीरो 2 जीरो गए, 400 इंटू 40, 16,000 आपके जनसंख्या आ गई महिलाओं की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। किसी वर्ग में, किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? 45 और 30 है लड़कियां। सुनो, जो है वो लिख देता हूं। लड़के हैं 45 और लड़कियां कितनी है? 30। लड़के हैं 45 और लड़कियां कितनी है? 30। अच्छा, तो पहले देखो कुल कितने होंगे छात्र, कुल विद्यार्थी कितने होंगे, मतलब तो कुल विद्यार्थी लड़के प्लस लड़कियां 45 प्लस 30 बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों? 75। भाई लड़के 45 है, लड़कियां 30 है, तो कुल विद्यार्थी 45 प्लस 30 कितने हो जाएंगे? 75। ठीक है, अब कह रहा है बताओ लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो यहां लड़कियों का प्रतिशत निकाल रहे हैं और लड़कों का भी निकाल देते हैं। और वो लड़कों का खैर निकालने की जरूरत नहीं, लड़कियों का आ गया तो 100 माइनस करोगे तो लड़कों का वैसे ही आ जाएगा। समझ आ रही बात? ध्यान दें, अब लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो लड़कियां कितनी है भैया? देखो लड़के 45, लड़कियां 30, तो कुल विद्यार्थी 45 प्लस 30 कितने हो जाएंगे? 75। ठीक है, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? लड़कियां कितनी है? 30, तो 30 बटा, बटे में सदैव कुल आता है, कुल कितनी है? 75। लड़कियां कितनी है? 30। लड़कियां कितनी है? 30 बटा, बटे में सदैव कुल लिया जाता है। कुल कितने? कुल विद्यार्थी कितने? 75। भाई ये 30 लड़कियां कितने में से? कुल 75 विद्यार्थियों में से तो है ना। तो लड़कियों का प्रतिशत निकालना, ऊपर लड़कियों की संख्या ले ली 30 बटा कुल विद्यार्थी, नीचे कुल कितने में से वो लिखते हैं? बटे 75। यही होता है परीक्षा में, जैसे आपके 100 में से मान लो 72 नंबर आते हैं, क्या लिखते हैं? कुल नीचे आता है 100 और 72 आए कितने वो ऊपर आता है, तो यहाँ कुल कितने वो नीचे आया 75, ऊपर लड़कियां। अब प्रतिशत निकालना होता है तो सदैव 100 से गुणा करते हैं। याद रखें, प्रतिशत ज्ञात करना है तो सदैव किससे गुणा करते हैं? 100 से। अब इसको काटो पीटो, 25 से काटा, 25 चौका 100, 25 का भाग 75 में दिया 3, 3 का भाग 30 में दिया 10, 10 इंटू 4 ये हो गया 40% लड़कियां। अब लड़कियां 40% है तो लड़के निकालने की जरूरत नहीं है। 40 लड़कियां हैं तो लड़के कितने परसेंट होंगे? 60%। फिर भी यहाँ चेक करके देखते हैं, चलो आइए, लड़कों की संख्या कितनी है? 45, तो 45 लिख दिया, बटे लड़कों का प्रतिशत निकालें, लड़कों की संख्या 45 बटे
कुल विद्यार्थी कितने 75, तो 45/75 प्रतिशत निकालना है इंटू 100। काटो, 25 का भाग दिया 4 इसमें, 25 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 45 में, 3 का भाग 4 में गया एक बार, 3 एकम 3, 4 में 3 घटाए पीछे रहे 1 लिख दिया, हो गया 15, 15 में 3 का भाग 5, 15 इंटू 4 कितने परसेंट हो गया बच्चों ये 60%। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? कितने प्रतिशत हो गया 60%। तो लड़के 45 दे रखे थे, लड़कियां 30, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी मतलब लड़के प्लस लड़कियां 45 प्लस 30 75 हो जाएंगे कुल विद्यार्थी। अब लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, तो लड़कियां कितनी है 30 बटे में सदैव कुल आता है 45 प्लस 30 75 इंटू प्रतिशत निकालना है 100। 25 से काट लिया, 25 का भाग 100 में गया 4 बार, 75 में गया 3 बार, 3 का भाग 30 में गया 10, 10 इंटू 4 40%। अब लड़कों का प्रतिशत निकालना है, लड़के कितने हैं 45 बटे कुल कितने 75 इंटू 100 काटा 60%। क्या कोई डाउट है? और लड़कियों का निकाल दिए, लड़कों का वैसे ही पता है, लड़कों का निकाल दिए, लड़कियों को वैसे ही पता होता है, क्योंकि प्रतिशत है, एक चीज दी हुई तो दूसरा 100 में से घटाओगे दूसरे की आ जाती चीज, ठीक है। अब अगला सवाल चलते हैं बच्चों। अब सवाल कह रहा है, ये छूट का डिस्काउंट का सवाल है। कह रहा है एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपए के स्थान पर 440 रुपए में बेची। 500 रुपए की शर्ट मतलब उसका अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये। छूट वाली चीज में जो मूल्य दिया हुआ होता है कि भाई 500 रुपये की छूट वस्तु, 600 रुपये की वस्तु, 2000 की वस्तु, इसका मतलब छूट वाले चैप्टर में, छूट के डिस्काउंट के बटा के चैप्टर में जब कहता है कि इतने रुपए की वस्तु, तो वो सदैव उसका अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य मतलब उस वस्तु पे छपा मूल्य जिस पे डिस्काउंट दिया जाता है। समझ आ रही बात है? जिस पर डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। 500 रुपये अंकित मूल्य इसका, ठीक है बच्चों, उस पर लिखा हुआ है। फिर बेची कितने में, उसको विक्रय मूल्य कितना है उसका। भाई कभी भी अंकित मूल्य पे थोड़ी बेचता है दुकानदार, वो बड़ा चढ़ा के अंकित मूल्य लिखता है, फिर उस पर कुछ डिस्काउंट देता है, उस पर कुछ छूट देता है, ताकि दुकानदार ग्राहकों को लुभा सके, ठीक है। अंकित मूल्य 500, विक्रय मूल्य 440। 500 की तो शर्ट थी, बेची कितने में 440, विक्रय मूल्य 440। तो छूट क्या होता है बच्चों, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट हमेशा क्या होती है बच्चों, छूट होती है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 500 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 440, तो छूट कितने रुपए हो गई बच्चों 60 रुपए। अंकित मूल्य 500 है, विक्रय मूल्य 440 है। 500 उस वस्तु पर लिखा है, बेचा 440 में, छूट कितने रुपए की दी 60 रुपए की, दिखने सी बात है। अब छूट प्रतिशत निकालना है कि भाई कितने प्रतिशत की छूट दी। छूट प्रतिशत का सीधा सूत्र होता है बच्चों, इसको रट लें, सूत्रों को समझना नहीं होता, इनको रटना होता है। छूट प्रतिशत का सीधा सूत्र है छूट बटा अंकित मूल्य इंटू 100। छूट यहां से देखो प्रश्न में कितनी रुपए की, 60 रुपए की छूट है, बटे अंकित मूल्य, सदैव पहले वाला लेते हैं। अंकित मूल्य कितना है 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो के 5 का भाग 60 में दिया, 12% छूट है। छूट कितना परसेंट है बच्चों 12%। सवाल समझ आया कि नहीं आया बच्चों? एक बार तेजी से वापस समझ लेते हैं इसको। कह रहा है एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपए के स्थान पर 440 रुपए में बेचा। तो 500 रुपए जैसे क्या करता है, छूट वाली चीज में दुकानदार हमेशा मूल्य बढ़ा के लिखता है, मूल्य को बढ़ाकर लिखता है। तो अंकित मूल्य कितने रुपए हो गया बच्चों 500 रुपया। बेच कितने में रहा है, उसको मैं कमी करके छूट देके 440 रुपए में, कितने में बेच रहा है 440 में, ठीक है। तो अंकित मूल्य 500, बेच 440 में रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य 440। तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने रुपए की छूट दी। अंकित मूल्य 500, विक्रय मूल्य 440, छूट क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 500 माइनस 440, 60 रुपए की छूट है। छूट प्रतिशत क्या होता है, छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। छूट है 60 रुपए की, बटा अंकित मूल्य कितना है 500 इंटू 100, 2 जीरो गए, 5 का भाग 60 में दिया 12% छूट होती है बच्चों। क्या कोई डाउट है इसमें? चलें आगे, नेक्स्ट सवाल।
निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? मैंने एक चीज़ बताई थी, इस टाइप का सवाल तो हमने पहले पिछली वीडियो में किया था, वापस बता देता हूँ। अगर आपको 4 भिन्न संख्याएं दे दे पूछे इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है या इसमें सबसे छोटी कौन सी है, समझ आ रही बात, या इसको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, इस संबंधित सवाल हमने पिछली वीडियोज में किया है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसको करने का एक तरीका है, ट्रिक है, वो याद रखो बच्चों। हरेक प्रत्येक जो भिन्न संख्या है, प्रत्येक भिन्न संख्या जो है बच्चों, उसके अंश के आगे, अंश ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। प्रत्येक भिन्न संख्या के अंश ऊपर वाली जो संख्या है उसके आगे 2 जीरो लगा दो, ऐसे, ये ट्रिक याद रखें। ठीक है, अब भिन्न संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो अंश बटा हर है, इसका मतलब ये होता है अंश में हर का भाग देना। भिन्न संख्या का मतलब क्या है? अंश में हर का भाग देना, ऊपर वाली में नीचे वाली का भाग देना। तो 400 में किसका भाग देंगे बच्चों? 7 का। 7 का भाग दिया 40 में, 40 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 7 पंजे 35, 40 में 35 घटाया 5, उतारा 0। 7 का भाग इसमें 7 बार, 7 7 गुण 50। आगे हल नहीं करना, पॉइंटों में जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अंश में 200 है तो इसमें हर का भाग दो। भिन्न का मतलब भी भाग होता है, भाग मतलब भिन्न, भिन्न मतलब भाग, बटे का मतलब भाग होता है। किस में भाग देना है? ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का, अंश का हर, सॉरी अंश में हर का। अच्छा, इसका भाग दो, 11 का भाग 20 में गया 1 बार, 20 में से 11 घटाए पीछे रहा 9, 9 के आगे 0 लिखा, 11 का भाग 90 में 8 बार, 88 घटाया पीछे रहा 2। अब 2500 है, 2500 में 32 का भाग दो, 32 का भाग इसमें जाएगा, देखो कितनी बार जाएगा, चेक करते हैं। जैसे 8 बार गुणा किया, नहीं 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार देखते हैं। हाँ, 7 बार भाग जा रहा है तो घटाओ 224, आ गया 26, 0 उतारा। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। आप गुणा करके सीधा भाग देना, आपको आता ही होगा, भाग दिया करें। ठीक है, 8 बार जाएगा और ये हो जाएगा आपके 256, 4 बचेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। 1700 है, 1700 में 19 का भाग दे देते हैं। 19 का भाग इसमें 102, 17, 119, 17, 8, 185। ठीक है, 8 बार। ठीक है, 19, 8, 8 9 152, घटाया इसमें से पीछे कितना रहा? 18, उतारा 0, कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। ठीक है, अब इसमें देखना है सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, तो यहां देखो इसका भागफल कितना आया? 57, इसका भागफल 18, इसका भागफल 78 और इसका भागफल 89। उसका 57 है, इसका 18 है, इसका 78 है, इसका 89 मान आया। सबसे बड़ी संख्या भागफल कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? 89 वाला। सबसे बड़ा भागफल कौन सा? 89 वाला। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 17/19। समझ आ रही बात क्या नहीं आ रही बच्चों? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 17/19। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 17/19, क्योंकि भागफल सबसे बड़ा आया। अब कहता सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ये भागफल सबसे छोटा किसका आया? इसका 18 का। ये सबसे छोटी भिन्न है। तो अगर पूछे सबसे छोटी तो 2/11। समझ आ रही बात क्या नहीं आ रही? अगर आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम में पूछे तो भी आप बता सकते हो। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब आरोहण, चढ़ना, छोटे से बड़ा। तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटे 18 वाली 2/11, उससे छोटी 57 वाली 4/7, उससे बड़ी 78 वाली 25/32, उससे बड़ी 89 वाली 17/19। समझ आ रही बात है? और अवरोही पूछता तो सबसे बड़ी वाली 17/19। अवरोही मतलब बड़े से छोटा।
फिर 78 वाली ये 25, फिर ये, और कोई डाउट है इसमें? तो क्या करना है, अगर आपको 4 भिन्न संख्याएं देके अगर आपको पूछता है बच्चों कि जो भिन्न संख्याएं है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आपको क्या करना है, जो अंश है अंश के आगे 2 2 जीरो लगा देने, ठीक है। और भिन्न का मतलब भी क्या होता है, अंश में हर का भाग देना, तो अंश में हर का भाग, ऊपर वाली नीचे वाली का भाग दे दो। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? अंश में हर का भाग दे दो, ऊपर वाली में नीचे वाली का भाग देना है। कोई डाउट है बच्चों इसमें? अब जब ऊपर वाली नीचे वाली का भाग देंगे तो जो मान आएंगे उसमें देख लो, भागफल जो बड़ा है जितना वो संख्या उतनी बड़ी, जितना भागफल छोटा है उतनी वो संख्या छोटी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे छोटी कौन सी। आरोही अवरोही एक बार मैं पुनः बता देता हूं, ठीक है, कईयों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस समझा देता हूं। आरोही अवरोही का भी पूछ लेता है। इसका ये मान कितना था, 78, ठीक है, ये याद रखना है, हमें इसका मान 78 आया हुआ था इसका। अच्छा, अब अगर बात करें आरोही का, आरोही मतलब होता है बच्चों बढ़ता क्रम। अगर आरोही क्रम की बात करें तो आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा। समझ आ रही बात है? छोटे से बड़ा मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, भागफल कौन सा, 18 वाली। सबसे पहले 2/11, फिर 57 वाली 4/7, फिर 78 वाली 25/32, फिर 89 वाली 17/19। दूसरा होता है अवरोही। घटते क्रम में बड़े से छोटा, तो उल्टा हो जाता है। 17/19 सबसे बड़ी, उससे छोटी 25/32, उससे छोटी 4/7 और उससे छोटी 2/11। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा। कैसे पता करना, भागफल जो जितना छोटा है वो भिन्न उतनी अपना छोटी है, और भागफल जिसका जितना बड़ा है वो उतनी बड़ी। तो आरोही मतलब छोटे से बड़ा बढ़ता क्रम, तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही मतलब घटते क्रम या बड़े से छोटा, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आप इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं कि भाई कोई भिन्न कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अगला सवाल, ये चुनाव वाला सवाल मैं एक बार पहले करवा चुका हूं, ठीक है, एक बार पुनः समझते हैं इसको। इंपॉर्टेंट सवाल है। हमेशा इसमें कुल वोट पूछें तो कुल वोट कितने मानने हैं, 100। माना कि कुल मत बराबर 100। हमेशा ध्यान दें, कुल मत हमेशा कितने मानने हैं, 100। बाकी कोई चैप्टर है उसमें अगर कोई सवाल कर रहे हैं, कोई चीज़ पूछी जाती है, उसको x मानते हैं। बाकी सब में तो क्या मानते हैं बच्चों, x। समझ आ रही बात है? इसमें क्या मानना है, 100% में 100 मानना है, बाकी सब में x। कुल वोटों की संख्या पूछी, कुल वोटों डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि कुल वोट बराबर 100। अब प्रश्न पढ़ो, कह रहे एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5400 वोटों से हार जाता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक जो उम्मीदवार है वो 5400 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे 41% वोट प्राप्त होते हैं। कुल वोट 100 माने, हारने वाले को मिलते हैं 41%, तो 100 में से 41 वोट मिल रहे हैं। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे भाई, तो जीतने वाले को मिलेंगे 100 माइनस 41 बराबर 59 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बच्चों? भाई अगर 100 वोट है, 2 कैंडिडेट खड़े हैं, 2 उम्मीदवार खड़े हैं, 100 वोट है, उसमें से अगर हारने वाले को 41 वोट मिल गए तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 41 59 ही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बच्चों? ठीक है, जीतने वाले को कितने मिल गए, 59। तो हार जीत का अंतर कितने का रहेगा, हार या जीत का जो अंतर, कि कितने से हारे या कितने से जीते, वो अंतर कितना रहेगा कि जीतने वाले को मिले 59 माइनस हारने वाले को मिले 41,
घटाया इसको, आ गया 18। वो अंतर कितना आ गया बच्चों? 18। कोई डाउट है इसमें? कुल वोट 100 माने हारने वाले को कितने मिल रहे हैं? 41। ठीक है, जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 41 बराबर 59। तो हार या जीत का अंतर कितने का होगा? तो भाई 59 माइनस 41। जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले कितने मिले, उसका अंतर। तो 59 माइनस 41 18 से का अंतर। अब 18 का अंतर कब आता है? जब कुल वोट कितने हैं? 100। 18 का अंतर कब आता है? कि जब कुल वोट कितने होते हैं? 100। ठीक है, तो चूंकि 18 वोटों से हारने पर कुल मत कितने हैं बच्चों? 100। क्योंकि 18 वोटों से हारने पे कुल मत कितने हैं? 100। इसलिए एक वोट से हारने पर कुल मत कितने हो जाएंगे? 100/18। इसलिए 5400 वोटों से हारने पर कुल मत कितने होंगे? 100/18 इंटू 5400। 18 का भाग 54 में दिया 3 बार, 2 0 का 2, 300 इंटू 100। कुल मत आ जाएंगे 30,000। कुल मत कितने आ जाएंगे बच्चों? 30,000। एक बार वापिस बता देता हूँ। हमने कहा भाई माना कि कुल वोट 100 है, कुल मत पूछे तो हमने क्या माना कि भाई कुल मत बराबर कितने हैं? 100। ठीक है, कह रहा है हारने वाले को 41% मिले। ठीक है, तो जीतने वाले कितने मिलेंगे? 100 माइनस 41 59। तो हार या जीत का अंतर कितने का होगा? 59 माइनस 41 18 का अंतर होगा। ठीक, अब चूंकि 18 से हारा है तो कुल मत कितने हैं? 100। चूंकि 18 वोटों से हारने पे कुल मत 100, इसलिए एक वोट से हारने पे कुल मत 100/18। इसलिए हारा कितने से? वास्तव में वो 5400 से। इसलिए 5400 वोटों से हारने पे कुल मत 100/18 इंटू 5400। 18 का भाग 54 में दिया 3 बार, 2 0 2 0, 300 300 इंटू 100 30,000। ये कुल मत आ गए। कुल मत तो आ गए। अब अगर हमें कहें भैया कि जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले के लिए क्या करो? कुल मत कितने हैं? 30,000 का कितना परसेंट निकाल दो बच्चों? 59%। वहां से देखो जीतने वाले को कितने मिले? 59% मिले ना। तो जीतने वाले को 59% निकाल दो। तो 30,000 इंटू 59/100, 2 0 से 2 0 गए, 300 इंटू इसको गुणा कर दो। तो हालांकि पूछा हमें कुल मत है, कुल मत आ गया 30,000, लेकिन कुल मत के बाद पूछ सकता है कि तो बताओ जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। तो जब कुल मत आपके पास है तो जीतने वाले को जैसे क्या 59% है, हारने वाले का 41% है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना आपको आता है। तो जीतने वाले को कितने मिले? 59%। तो 30,000 का 59% निकाला, तो 30,000 का 59%, 30,000 इंटू 59/100, 2 0 2 0, इसको गुणा किया, ये आया 177 और 2 0 का 2 0, 17,700 मत प्राप्त हुए जीतने वाले को। हारने वाले का पूछता है तो 30,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 41% निकालना आता है प्रतिशत। तो 30,000 इंटू 41/100 कर दोगे तो हारने वाले के मिल जाएंगे। या आप सीधा क्या कर दो, कुल वोट कितने हैं? 30,000, उसमें से ये जीतने वाले के मत सीधे घटा दो, 17,700। तो अपना आप 30,000 माइनस 17,700 करोगे तो अपना आप ही 12,300 वोट हारने वाले के आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चों? आगे चलें। ठीक, अगला सवाल चलते हैं बच्चों। अगला सवाल देखें, आसान सा सवाल है, इस टाइप का सवाल करा हुआ है। अनरूट के अंदर अनरूट, उसके अंदर भी अंडर रूट। ऐसे सवालों को कैसे हल करना है? सबसे अंदर से हल करते हैं। जैसे देखो, यह है अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 260 माइनस अंडर रूट 16। सबसे अंदर से हल करना है। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, तो 4 लिख दो। सबसे अंदर से हल करना है। तो अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 260
16 का वर्गमूल 4 आया, 4 प्लस का है, बार माइनस है, प्लस माइनस गुणा होगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 आया, 4 प्लस का है, ये चिन्ह माइनस का, प्लस माइनस गुणा माइनस, माइनस का 4, ये हो गया √ 128 प्लस 260 में से 4 गया, पीछे कितना रहा, 256, ठीक है, तो √ 128 प्लस √ 256, यह आ जाए √ 128 प्लस 256 का वर्गमूल अंदर से हल करना है, कितना आ जाएगा, 16, ठीक है, जोड़ा दोनों को, जोड़ आई 144, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12। ये वर्गमूल याद होने चाहिए भैया, 1 से 27 तक वर्ग संख्याएं लिखा रखी है मैंने, ठीक है, और 1 से 12 तक घन संख्याएं पिछले वीडियोज में, ठीक है, और नहीं है तो भी याद करें उनको आप। 256 का वर्गमूल कितना आएगा, 16, क्योंकि 256 किसकी वर्ग संख्या, 16 की, और 144 का वर्गमूल फिर 12 आ गया। सबसे अंदर से हल करना है, 16 का वर्गमूल 4, 4 घटाया 260 में 256, 256 का वर्गमूल किया 16, 16 और 128 जुड़ गया 144, 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12। कोई डाउट है इसमें? चलें आगे। अगला सवाल है, इसको ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। कह रहा है 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5, उल्टा कर देना, 1 बटा करके लिखना। जैसे मैं कहूँ 3/7 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 7/3, उलट देना, ये क्या होता है इसका व्युत्क्रम। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? तो कह रहा है 50 के 2 टुकड़े ऐसे करो बच्चों, 50 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं, अगर उनके व्युत्क्रमों को जोड़ें, अगर उनके व्युत्क्रमों को जोड़ें तो उनकी जोड़ आई 1/12। तो जैसे ऑप्शन से करते हैं, 1/35 प्लस 1/15, इनको जोड़ लो। व्युत्क्रम 50 के 2 टुकड़े, पहला ऑप्शन दिया है 35 और 15, 35 और 15, इसके व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया, उल्टा, 1/35 प्लस 1/15, लसअप लो इनका। भिन्नों की जोड़ बाकी आपको आती, लसअप लेना होता है हरों का, 35 और 15 का लसअप लोगे, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके 105, ठीक है। अब 35 का भाग इसमें दिया 3 बार, 3 को 1 से किया 3 प्लस 15 भाग इसमें दिया 7 बार, 7 को 1 से किया 7, ये आया 10/105, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है कि भाई 50 के 2 भाग ऐसे करो कि उन भागों के व्युत्क्रमों को अगर जोड़ें तो योग आए 1/12, था 1/35, 35 और 15 दोनों जोड़ मतलब उनका उल्टा मतलब 1/35 प्लस 1/15, जोड़ा इनको। तो जोड़ कैसे करते हैं, हरों का लसअप लेते हैं, हरों का लसअप आया 105, 105 35 का भाग 3 बार, 3 को 1 से किया 3 प्लस 15 का भाग 105 में 7 बार, 7 को इसका अंश 1 से किया 7, 3 और 7 10, 10/105, 5 से कट रहा है ये काटो, 5 का भाग 10 में दिया 2 बार, 5 का भाग नीचे दिया 10 में तो गया 2 बार, 5 में गया 1 बार, आया 2/21, क्या एक, और आना कितना चाहिए 1/12। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्या बच्चों? नहीं, बी ऑप्शन। व्युत्क्रम ले लो 20 और 30 का, 1/20 प्लस 1/30, दोनों का लसअप कितना आएगा 60, 20 और 30 का लसअप कितना आता है बच्चों 60, 20 का भाग 30 में, सॉरी 20 का भाग 60 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3 प्लस 30 का भाग 60 में 2 बार, 2 को 1 से किया 2, जोड़ा 3 और 2 5/60, 5 से कटेगा, 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 60 में गया 12 बार, 12/60 में, या यूँ दे सकते हो 5 का भाग 6 में गया 1 बार, 6 में से 5 गया पिक्चर 1 लिख जाओगे 10, 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, आया योग, जोड़ कितनी है 1/12, योग कितने आया 1/12। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्यों? क्योंकि देख लो 50 के 2 टुकड़े 20 और 30 है, जोड़ लो दोनों को 50 होते हैं, इनके व्युत्क्रमों को जोड़ते हैं, व्युत्क्रमों को मतलब उल्टा मतलब 1/20 और 1/30 करके उनको जोड़ते हैं, तो योग 1/12 आनी चाहिए, वो 1/12 आनी चाहिए। प्रश्न में क्या रहा है 1/12, और ये 1/12 आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? आ रही है, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। आगे चलें, ठीक। कह रहा है 2 वस्तुओं का वजन 3:5 के अनुपात में, ठीक है। तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है? इनका अनुपात कितना है?
3:5, 3:5 का अनुपात है। अच्छा, एक चीज याद रखें, मैंने बता दी थी पहले, वापस बताता हूं। अनुपात कह दो चाहे बटा कह दो, और बटा मतलब भाग कह दो, तीनों एक ही बात होती है। अगर a अनुपात b है बच्चों, इसका मतलब उसको a बटा b भी लिख सकते हैं। a अनुपात b है, इसका मतलब उसको a बटा b भी लिख सकते हैं। और a बटा b है, इसका मतलब क्या है? अंश में हर का भाग देना, a में b का भाग देना। क्या कोई डाउट है? समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक, 3:5 है, इसको लिख सकते हैं 3/5, या 3/5 का भाग दे सकते। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? चलें आगे। ठीक, तो अब 3:5 है, इसका मतलब उसको क्या लिख सकते हैं? 3/5। अब प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालते समय सदैव किससे गुणा करते हैं? 100 से। प्रतिशत यदि निकालना है तो सदैव 100 से गुणा किया जाता है। 100 से गुणा किया, 5 का भाग दिया, 10 में गया 2 बार, 0 0, 20 × 3, कितने प्रतिशत आ गया बच्चों? 60%। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मैं एक बार वापस बता देता हूं, ध्यान दें। कह रहा है दो वस्तुओं का वजन 3:5 के अनुपात बताओ, प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु का कितना % है? मैंने बताया अनुपात कह दो चाहे बटा कह दो चाहे भाग कह दो, एक ही बात। a अनुपात b मतलब a बटा b, और बटा मतलब वही भाग, a भाग b। दो वस्तुओं का वजन कह रहा 3:5, अनुपात मतलब बटा 3/5 है। अब 3/5 है, ठीक है, अनुपात को बटे में लिख दिया। अब प्रतिशत निकालना है, सीधा 100 से गुणा कर दिया, 5 का भाग 100 में दिया, 20, 20 × 3, 60% आ गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत का सवाल है, इस टाइप का सवाल आपको पहले भी मैंने करवाया है, ठीक है, ध्यान दें। प्रश्न पढ़े, प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों हमें? इसमें सूत्र कौन सा लगेगा वो बता देता हूं। सूत्र लगेगा बच्चों, इस टाइप का सवाल मैंने पिछले वीडियो में बताया। राशियों का योग बराबर क्या होता है बच्चों? औसत इंटू राशियों की संख्या। राशियों का योग का सूत्र क्या है बच्चों? औसत इंटू राशियों की संख्या। राशियों के योग का सूत्र है बच्चों औसत इंटू राशियों की संख्या, ठीक है। राशियों के योग का सूत्र है औसत इंटू राशियों की संख्या। समझ आ रही बात है? ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, कह रहा है 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, ठीक है। 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो 15 छात्रों की कुल उम्र या उम्र का योग कितना होगा? कि भैया औसत कितना है? 18। 15 छात्रों की औसत उम्र कितनी? 18 वर्ष। तो औसत कितना हो गया? 18 इंटू छात्रों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है? 15। तो कुल उम्र कितनी हो गई? 270 वर्ष। कह रहा है 15 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है, ठीक है। तो 15 छात्रों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी? औसत कितना है? राशियों का योग क्या होता है? औसत इंटू राशियों की संख्या। औसत कितना है? 18। छात्रों की संख्या कितनी? 15। 18 इंटू 15, 270 वर्ष। 15 छात्रों की कुल उम्र हो जाएगी। अब कह रहा है नए छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, ठीक है। नए क्या कह रहा है? नए छात्र को जोड़ने पर, यह समीकरण 1 मान लो इसको। नए छात्र को जोड़ने पर अब औसत हो कितना जाएगा बच्चों? पहले औसत कितना था? 18। पहले औसत कितना था बच्चों? देखो ये दिया हुआ है। पहले औसत कितना था? 15 छात्रों के औसत उम्र कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। नए छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो 18 माइनस 1 कितने वर्ष हो जाएगी औसत उम्र? 17 वर्ष। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? नए छात्र को जोड़ने पे औसत उम्र कह रहा है 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले औसत 18 था,
एक कम हो जाती, अब औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 17। ठीक है, तो अब देखो सुनो, नए छात्र प्लस जो 15 छात्र पुराने हैं, उनका कुल वजन कितना, कुल उम्र कितनी हो जाएगी? नया जो छात्र है आया है वो प्लस जो 15 छात्र है, छात्रों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों? नए छात्र प्लस 15 छात्रों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों? औसत कितना है? अब इनका नए छात्र को जोड़ने पर औसत कितना वर्ष है भैया? 17 वर्ष। अब 18 नहीं लेना है, नया छात्र जोड़ने पे औसत एक कम हो गया, औसत कितना है? 17 इंटू छात्रों की संख्या कितनी लेंगे? अब 15 लेंगे, 16 लेंगे बच्चों, 16 लेंगे। क्यों? क्योंकि 15 छात्र तो पहले से ही थे, एक छात्र और आया है, तो अब छात्रों की संख्या 15 प्लस 1 कितनी होगी? 16। ठीक है, तो जब आप इनको गुणा करेंगे, 17 इंटू 16 करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 272 वर्ष। ये समीकरण 2 आ गया। तो अब इसमें देखो, समीकरण 1 तो क्या है? 15 छात्रों की कुल उम्र। समीकरण 1 तो क्या है बच्चों? 15 छात्रों की कुल उम्र। और समीकरण 2 क्या है? कि 15 छात्र प्लस नए छात्र की उम्र का योग। 15 छात्र प्लस नए छात्र की उम्र का योग। तो नए छात्र की उम्र क्या हो जाएगी? नए छात्र की उम्र क्या हो जाएगी बच्चों? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। नए छात्र की उम्र क्या हो जाएगी? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो 272 माइनस 270, 2 वर्ष। क्या कोई डाउट है इसमें? एक बार मैं तेजी से वापस बता देता हूं। ऐसा सवाल हालांकि हमने पहले किया है, ठीक है बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न है बच्चों कि 15 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है, ठीक है। इसमें एक सूत्र लगेगा, राशियों का योग बराबर होता है औसत इंटू राशियों की संख्या। राशियों का योग बराबर क्या होता है बच्चों? औसत इंटू राशियों की संख्या, ठीक है। 15 छात्रों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी? औसत कितना दे रखा? 18, छात्रों की संख्या 15, 18 इंटू 15 270 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है नए छात्र की उम्र जोड़ने पर औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। नए छात्र की उम्र जोड़ने पर औसत 1 वर्ष कम हो जाएगा, मतलब पहले 18 था, 1 कम हुई, 18 माइनस 1 कितनी होगी? 17, ठीक है। नए छात्र प्लस 15 छात्रों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी? औसत अब 17 है नए छात्र के बाद, ठीक है। अब राशियों की संख्या यहाँ 15 लेंगे, 16 लेंगे, क्योंकि 15 तो छात्र है पुराने वाले और एक नया छात्र और आया, 15 प्लस 1 यहाँ 16 लेंगे। औसत 1 कम हुआ, वो 17, और राशियों की संख्या, छात्रों की संख्या 15 प्लस 1 16, 17 इंटू 16 किया, 272 वर्ष आ गया। अब नए छात्र की उम्र क्या हो जाएगी? देखो ये जो समीकरण 2 है, ये तो है नए लड़के प्लस 15 छात्रों की उम्र, और समीकरण 1 जो है वो 15 लड़कों की उम्र। तो नए छात्र की उम्र क्या हो जाएगी? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 15 लड़के प्लस छात्रों की उम्र में से 15 लड़कों की उम्र घटाओगे तो छात्र की उम्र जाएगी, तो 272 माइनस 270, 2 वर्ष आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसी विद्वान को कोई समस्या है? चलें आगे बच्चों। अगला सवाल औसत का बिल्कुल आसान, कह रहा है 11, 23, जीडी में कह आता है, अक्सर ही आता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो औसत का सूत्र क्या होता है बच्चों? आसान सा सूत्र है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत का सूत्र होता है बच्चों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। अब औसत कितना दे रखा है? 40, तो औसत की जगह कितना लिख देंगे? 40। औसत 40 दे रखा है, तो औसत की जगह कितना लिख देंगे? 40 बराबर राशियों का योग करो, 11 प्लस 23 प्लस x बटे राशियों की संख्या कितनी है? 3। औसत का सूत्र होता है राशियों गुणा राशियों की संख्या। औसत कितना दे रखा है? 40, औसत 40 लिख दिया औसत की जगह। राशियों का योग तो 11 प्लस 23 प्लस x बटे राशियों की संख्या 3 है, 1 2 3 3 लिख दिया, हो गया 40 बराबर, जोड़ा इनको 11 को और 23 को जोड़ा 34 प्लस x बटे 3 भाग में गुणा में चला गया, 40 इंटू 3 बराबर 34 प्लस x।
यहाँ ले लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 40 इंटू 3 के 120 बराबर 34 प्लस एक्स। 34 प्लस का उधर गया माइनस का, 120 माइनस 34 बराबर एक्स। घटाया इसमें से 86 बराबर एक्स। कोई डाउट है इसमें? औसत का सूत्र क्या? राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत 40 दे रखा था, औसत के 40 ले लिया। राशियों के योग तो 11 प्लस 23 प्लस एक्स बटे राशियों की संख्या कितनी? 3। ठीक है, अब 3 भाग में गुणा चला गया, 40 इंटू 3 बराबर 34 प्लस एक्स आ गया। अब 34 प्लस का उधर लेके गए माइनस का, 120 में 34 घटाया, पीछे रहा 86 बराबर कितना आ गया बच्चों आपके? एक्स। क्या कोई डाउट है इस सवाल में? चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद। अब इसमें 2 सूत्र और मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दें। रोज मैं 2 सूत्र देता हूँ याद करने के लिए, ठीक है। पिछली बार हमने देखा था बेलन, ठीक है। अब बेलन के बाद हम लोग देखते हैं आज शंकु। शंकु जो जोकर की टोपी होती है बच्चों, ठीक है, जिसमें नीचे एक वृत्ताकार आधार होता है। समझ आ रही बात है? इसकी वृत्ताकार आधार की मान लो त्रिज्या ये आर है। अच्छा, इसका जो शीर्ष है, ऊपर चोटी है, उससे इस वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं ऊंचाई। इसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई, जिसको एच हाइट कहते हैं। हाइट या ऊंचाई एच, ये आर त्रिज्या ही है बच्चों। इन सूत्रों को लिख लिख के याद करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये एल कहलाती है, ठीक है, ये कहलाती है त्रियक ऊंचाई। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों। शंकु वाले में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये ऊंचाई क्या है, त्रियक ऊंचाई क्या है। सुनो, सीधी सीधी जो इसके शीर्ष चोटी से इस वृत्त के केंद्र की जो बीच की दूरी है, ये तो ऊंचाई कहलाती है, हाइट कहलाती है एच। और ये जो तिरछा जो है, ये ऊंचाई जो है, ये इस शीर्ष से इधर वाले इस हिस्से को मिलाने वाले, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट एल या त्रियक ऊंचाई। समझ आ रही बात? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से, और ये सीधी ऊंचाई को एच से, ठीक है। तो शंकु की सबसे पहले वही बात करते हैं, शंकु की त्रियक ऊंचाई। जो शंकु की त्रियक ऊंचाई होती है बच्चों, ठीक है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। उसका सूत्र क्या है? √h² प्लस r²। तो ध्यान दें, यहाँ ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई में अंतर है। ऊंचाई ये सीधी वाली, त्रियक ऊंचाई तिरछी वाली। त्रियक ऊंचाई हमेशा ज्यादा आती है, ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय मतलब घुमावदार हिस्सा। वक्र का मतलब होता है गोल, घुमावदार, वक्राकार। ये जो हिस्सा है ये वक्राकार है, ये हिस्सा। इसका क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? कि जो पाई आर एल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? ये इस आधार का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा पाई r²। तो पाई भी है, आर भी, दोनों ले लिए, तो एल ले लिया प्लस आर ले लिया, ये सूत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल तो है ही है, साथ में जो नीचे वाला आधार है उसका क्षेत्रफल भी लेंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। तो पाई आर एल प्लस पाई r²। पाई आर एल तो ऊपर वाला, पाई r² नीचे वाला, दोनों को जोड़ा, ठीक है। दोनों में पाई आर है, कॉमन ले लिया, इधर रहा एल प्लस इधर रहा आर। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन का सूत्र होता है बच्चों, शंकु का 1/3 उसमें ये स्थान घेरता है। शंकु का 1/3 हिस्सा, सॉरी बेलन का, माफ कीजिएगा, वापिस दोहरा देता हूं। जो शंकु है वो बेलन का 1/3 स्थान घेरता है। तो इसका सूत्र सीधा क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? पाई r²h। बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? पाई r²h। उसका 1/3 घेरता है, तो आयतन का सूत्र बन जाएगा 1/3 पाई r²h। इन सूत्रों को लिख लिख के याद करें, रटें। धन्यवाद।